पिछले सेशन में हम लोग संविधान के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि संविधान क्या है, क्यों संविधान की आवश्यकता होती है, संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। और आज का उसी के क्रम में हम लोग आज अपना चैप्टर 2 शुरुआत करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th जो है संविधान। और आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए और ना ही केवल तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि यह चैप्टर, यह टॉपिक जो है, ये देश के हर नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है। और विशेष रूप से चाहे वह महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कमजोर तबके के लोग हों, गरीब हों, मजदूर, किसान, यानी कि अधिकांश जो लोग हैं, जो उनके मन में एक धारणा बनी रहती है, जो धारणा बना दी जाती है कि संविधान जो है वो कुछ लोगों के लिए लाभ पहुंचाता है, कुछ लोगों को बचाने का काम करता है, बचाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि संविधान कुछ लोगों से पूरे देश को बचाता है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये क्लास 11th की जो बुक है, एनसीईआरटी क्लास 11th बुक, उसमें हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे। और सबसे खास विशेषता एनसीईआरटी की यही होती है। मैं इसीलिए सबसे ज्यादा जो फोकस करता हूँ, जो जोर देता हूँ एनसीईआरटी पे, उसका कारण यही है कि हम लोग प्रत्यक्ष एक एक लाइन में यही देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या चीज दी गई। एक एक उदाहरण दिया गया है, समाज का ही उदाहरण दिया गया है। समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उन्हीं को उठाकर उदाहरण के रूप में रखा गया है। जो वास्तविक स्थिति होती है उसको समझना बहुत जरूरी होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या वास्तविकता में संविधान होता है, क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हर नागरिक को जानने बहुत जरूरी हैं। महिलाओं को जानना जरूरी है, वंचित वर्गों को जानना जरूरी है, समाज के गरीब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जानना जरूरी है, ताकि उनको ये पता हो सके कि उनके अधिकार क्या हैं। उनको अपने शोषण के विरुद्ध जो है वो जानकारी, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हथियार हैं, उनकी जानकारी उनको हो सके और वो सक्षम हो सकें उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। ये आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से हर नागरिक को देखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संविधान जो बात एक जटिल भाषा में कहता है, एक वैधानिक भाषा में कहता है, वो क्लास 11th की एनसीईआरटी में बहुत सरल शब्दों में पूरे उदाहरणों के साथ में उसको पेश किया गया है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये हर नागरिक को देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उसी को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? चैप्टर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके जान चुके हैं। ये जो बुनियादी, जो फंडामेंटल, जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके द्वारा किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है, और कैसे प्राप्त किए गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन पे जो संघर्ष हुआ था, जो बलिदान हुए थे, उन्हीं के चरणों में जो हम लोगों को सीखा था, वो सब सारी चीजों की जो परिणति हुई थी वह संविधान के रूप में परिलक्षित हुई। उसी में ये चैप्टर सेकेंड है कि चैप्टर 2 हम लोग देख रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें देखना क्या क्या है हम लोगों को? The constitution is only not only about the composition of various organs of government and the relations among them. As we studied in the last chapter, the constitution is document that set limit on the power of government and ensure a democratic system in which all persons enjoy certain rights. कहने का क्या मतलब है? जैसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि संविधान क्या होता है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों को याद होगा, लिमिटेड जो गवर्नमेंट होती है, यानी सीमित सरकार। और सीमित सरकार कब होगी? ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि वहां पर क्या किया गया था कि शासन को 3 भाग में बांट दिया गया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि संविधान सिर्फ ये नहीं है कि वो, यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उसके जो विभिन्न अंग हैं इन्हीं को अंग कहा जाता है, शासन के अंग कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही होते हैं विभिन्न अंग जो है शासन के। वही कहा जा रहा है कि अंगों की संरचना और उसके परस्पर जो अंतर संबंध हैं उन्हीं को केवल संविधान नहीं कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेशन। तो और आगे क्या कहा? संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है, डेमोक्रेटिक
इसमें हम लोगों ने देखा था पावर ऑफ द गवर्नेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये काम करता है। फिर क्या इसमें कहा जा रहा है, विच ऑल पर्सन एंजॉय सर्टेन राइट, मतलब क्या है, दो बातें हो गई। संविधान ये कार्य करता है लेकिन केवल ये कार्य नहीं करता है, इसके अलावा क्या करता है, शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, यानी सीमित सरकार करता है। तो ये हम लोगों को बातें ध्यान रखनी होंगी कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य ये करता है। और ये जब करेगा तो क्या होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना क्या होती है, लोकतंत्र, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट है, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। और जब लोगों का शासन होगा तो लोगों के कुछ अधिकार होंगे, उनके कुछ राइट होंगे, ताकि वह अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर सकें, अपने विचार व्यक्त कर सकें, अपने मन के कार्य कर सकें, सब कुछ, मतलब जो उनकी इच्छा हो वो कर सके, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में, ताकि दूसरे के अधिकार प्रभावित ना हो। तो प्रजातंत्र का मतलब होता है कि लोगों को स्वतंत्रता हो, और जब लोगों को स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, जाहिर बात है उनके कुछ अधिकार सुरक्षित रखने पड़ेंगे। यही इस चैप्टर में कहा गया है। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में, यानी पार्ट थर्ड में, हम लोग देखते हैं संविधान के पार्ट थर्ड तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम लोग देखेंगे डिटेल में उसको। वही है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उसी को मौलिक अधिकारों का, जिसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग का एक सीमा का भी उल्लेख किया गया है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। भारतीय संविधान में कौन कौन मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ दीज राइट आर प्रोटेक्टेड, इसी को हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है कि आखिर अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या हम लोग को देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, अधिकारों का महत्व क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, सबसे मेन चीज यही हम लोगों को शुरुआत करनी है। इन देखिए, और यहाँ कुछ भी, सबसे बेहतरीन एनसीईआरटी की जो खासियत होती है वो यह है कि कुछ भी अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एनसीईआरटी में जो चीज संविधान में जटिल भाषा के रूप में हो सकता है दिया गया हो, दूसरी किताबों में, बुक्स में जो है वो जटिल भाषा के रूप में दिया गया हो, एनसीईआरटी में बहुत सरल भाषा में और एग्जाम्पल्स के उदाहरणों के साथ में समझाया गया है। तो यहाँ हमें अलग से कुछ बोलने की, समझाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है, उसी के माध्यम से समझाया गया है कि आखिर अधिकारों की जरूरत क्या होती है, राइट्स होते क्या है, राइट की जरूरत क्या है। ये देखिए, ये क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक हमें सब कुछ पढ़ाएगी, ये हम नहीं पढ़ाएंगे, खुद एनसीईआरटी की बुक हमें पढ़ाने की कोशिश जो कर रही है। इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एशियन गेम्स, गवर्नमेंट इंगेज्ड अ फ्यू contractors. These contractors employed a large number of very poor construction worker from the different part of country to build the flyover and stadium. ये सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या देखनी है, बात कब की हो रही है, 1982 1982 के एशियाई जो गेम्स थे उसमें, उसकी तैयारी के लिए भारत सरकार ने क्या किया था कि वहां स्टेडियम बनवाने थे, एशियन गेम्स होना था भारत में, तो वहां स्टेडियम बनवाने थे, फ्लाईओवर बनवाने थे, बहुत सारे निर्माण कार्य कराने थे, जो कंस्ट्रक्शंस जो वर्क थे। तो उसमें क्या किया गया था कि कुछ मजदूरों को रखा गया था, वो मजदूर पूरे देश के कोने कोने से आए थे, गरीब लोग थे, उन्हीं के बारे में कहा गया है। These workers were kept in poor working condition and were paid less than the minimum wage decide. उनको बहुत बुरी स्थिति में रखा गया था, जो न्यूनतम मानदेय था, जो न्यूनतम मजदूरी थी, उससे कम मजदूरी उनको दी जा रही थी। टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता थे, वो क्या किए, उन्होंने स्टडीड देयर पुअर कंडीशन एंड कैन पेटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उनकी जो स्थिति, दयनीय स्थिति को देखा, समझा और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। फिर क्या कहा जा रहा है, दे argued that the employing a person to work for less the minimum prescribed wage announced to the beggar of forced labor, which is the violation of fundamental right against exploitation.
कहने का क्या मतलब है, उन्होंने रिट क्या डाली सुप्रीम कोर्ट में कि उनके साथ उनके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने का काम का मतलब है उनका शोषण हो रहा है। और यह बेगार की स्थिति है जो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप में बेगारी को यानी कि बिना जो पैसे दिए मजदूरी कराना या कम पैसे में मजदूरी कराना, इस तरीके का ये सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है। उसी बात को इन्होंने कहा गया है। एक टीम ने उनकी दयनीय स्थिति सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, दलील दी कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 24 में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा है। अनुच्छेद 23 और 24 में है, न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दी जाए। ये काम उनको सरकार ने आदेश दिया सरकार को कि उनको जो तय मजदूरी है कम से कम उतनी मजदूरी सरकार प्रदान करे। आगे क्या कहा जा रहा है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक एग्जाम्पल और दिया गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से अधिकार, अब समझिए कि अधिकारों का ही वर्णन संविधान में था, इसीलिए इन गरीब जो मजदूरों को उनको न्याय मिल सका, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उनको पूरी मजदूरी। यह है गरीबों के लिए कि संविधान क्या करता, एक बहुत बड़ा वर्ग जो रहता है उसके लिए संविधान क्या उपलब्ध कराता है, अधिकार जो उपलब्ध कराए हैं उन्हीं के अंतर्गत यह संभव हो पाया कि ऐसा उनको प्रदान किया गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैचल लॉन्ग है, was 23 when he was arrested, a resident of Chuburi village on the Marigaon district of Assam. Michael was the charged of causing grievous injuries. He was found mentally to the unstable to stand trial, was sent under a trial लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली मेंटल हॉस्पिटल तेजपुर। या मतलब क्या कहा जा रहा है, ये एक व्यक्ति है, मैचल नाम है इनका, 23 वर्ष के थे जब वह गिरफ्तार किए गए थे। और ये देखिए, ये उदाहरण सिर्फ इसलिए नहीं दिए जाए, ये वास्तविक उदाहरण है हमारे समाज के जो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि क्या वास्तविक स्थिति होती है, जो आपको टीवी में दिखाई जाती है, जो आपको दिखाने का प्रयास किया जाता है। और ये एनसीईआरटी की बुक है, किसी व्यक्तिगत लेखक की लिखी हुई कोई कहानी नहीं है, किसी व्यक्तिगत राइटर की लिखी हुई, किसी व्यक्तिगत विद्वान की लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं है, बहुत विद्वान पर्सनों के द्वारा सरकारी जो ये पुस्तक है क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी की, उसमें ये सारा चीज दी जा रही है कि ये क्या थे, इनको 23 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनको गिरफ्तार किया गया। रेजिडेंट ऑफ, ये कहाँ के थे, असम के निवासी थे। और इन पर आरोप क्या था कि इन्होंने किसी को घायल कर दिया था, इनको गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मानसिक रूप से ये अस्वस्थ पाए गए, मुकदमे सुनवाई के दौरान, तो इनको क्या किया गया, मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी चीज, Mitchell was the treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities in 1967 and 1996 that he was fit to stand trial, but no one paid any attention. Michael Lalong जो है remained in judicial custody. Michael was released in the July 2005 है, he was 77 then। ये समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। यानी क्या कहा जा रहा है कि केवल बेचारा जो युवक 23 वर्ष का था उसको सिर्फ इस अपराध में गिरफ्तार किया गया था कि उसके द्वारा किसी को चोट पहुंचाई गई थी और सुनवाई के दौरान वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे और उनको ट्रायल के लिए एक हॉस्पिटल, ट्रायल के बाद एक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य होने के लिए उनको भेजा गया। लेकिन बहुत ही जल्दी वो स्वस्थ हो गए और हॉस्पिटल ने जेल प्रशासन को 2 बार लिखा कि वह स्वस्थ हो गए हैं, उन पर ट्रायल चलाने के लिए उनको यहां से ले जाया जाए, लेकिन कोई भी उनको लेने नहीं गया और 77 साल तक वह जेल में ही बने रहे। यह वास्तविकता होती है। यहीं से एक अधिकार निकल कर आएगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या गरीब है, उसका कोई नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि बिना किसी अपराध के, केवल उसको दोष सिद्ध भी नहीं हुआ था, न्यायालय ने सजा भी नहीं सुनाई थी और वह सिर्फ इसलिए जेल में बंद रहा, अपने पूरा जीवन उसने काट दिया,
ये चीज यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंटरवेंड आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द अंडर ट्रायल इन द स्टेट। और ये कब छोड़े गए? 54 वर्ष तक वह हिरासत में रहा, जब उनकी आयु 77 वर्ष तक हो चुकी थी। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालौंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मैचेल को पूरा जीवन व्यर्थ चला गया क्योंकि उनके मुकदमे की सुनवाई ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीने और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार रखता है। मैचेल का मामला उस स्थिति का संकेत देता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण दोनों घटनाएं हैं, क्योंकि ये दोनों उस समय की घटनाएं हैं जब भारत में संविधान प्रचलन में था। तो ये फिर से आपको एक एनालिटिकल पावर, एक विश्लेषण अप्रोच जो देने का कोशिश जो करती है एनसीईआरटी, यही करती है कि संविधान द्वारा अधिकार देना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, सिर्फ लिख देना ही पर्याप्त नहीं होता है कि रूल और रेगुलेशंस जो हैं वो लिख दिए गए, कागजों में लिखकर फाइलों में बंद होकर रखे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी, यहीं से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, मेंस की अप्रोच बनती है, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि उनको प्रैक्टिकल में समाज व्यवहार में ला रहा है, उनको प्रशासन है, उनको सरकार जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में व्यवहारिक रूप में उपयोग में ला पा रही है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, अनुपालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये दोनों उदाहरण एशियाई गेम्स में जो मजदूरों वाला था, ये दोनों आजादी के बहुत बाद की बात है, संविधान लागू होने के बहुत बाद की बात है। इसीलिए कहते हैं कि संविधानों का अनुपालन, अधिकार इसीलिए जरूरी हैं। दोनों मामलों में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, जीवन के अधिकार से संबंधित हैं, ये किसी व्यक्ति के जीवन से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। आधुनिक समाज में यह बात एकदम स्पष्ट रूप में बहुत समझाई जाती है, वही बात यहाँ पर कही गई है। इसमें देखिए, और यहाँ एनसीईआरटी की खूबसूरती देखिए आप, यहाँ पर जो कार्टून के माध्यम से समझाने, इन पर सबसे ज्यादा विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आपकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, तर्क को बढ़ाने का काम करता है। आप इन शब्दों से लेकर ऐसे लिख सकते हैं। क्या पूछने की ये कोशिश कर रहा है? अगर लालौंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ कार्य करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि व्हाट इफ द मैचुअल वाज द रिच एंड पावरफुल मैन, व्हाट इफ दोज वर्किंग विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर वर द इंजीनियर्स, वुड देयर राइट हैव बीन वायलेटेड। यानी कि अगर ये गरीब ना होते तो क्या होता? वो मजदूर है, गरीब ना होते, खुद इंजीनियर होते। कितना एग्जाम्पल कहा जा रहा है यहाँ पर, संविधान का जो इतना संतुलन बनाने काम किया जा रहा है, किनके बीच में? एक गरीब तबके के जो लोग होते हैं और एक अमीर तबके के लोग। अगर ये मैचल का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो अमीर व्यक्ति होता तो क्या होता? तो क्या ऐसे वो पड़ा रहता कि उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था? ये विश्लेषण की क्षमता आप लोगों के लिए छोड़ी गई। तो क्या होता? तो क्या ऐसा ही होता? यदि एशियन गेम्स में जो मजदूर लेबर जो काम कर रहे थे, श्रमिक जो काम कर रहे थे, अगर वो इंजीनियर उस रूप में काम करते तब भी क्या ऐसा ही होता? ये सवाल जो है, प्रश्न चिन्ह जो खड़े किए गए हैं। इसीलिए यहां से एक बात निकल कर आती है अधिकारों की, वही कहा जा रहा है सबसे बड़ी जो चीज है। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वो हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। इन द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस also there was a violation of right provided in the constitution, but it was challenged in the court. As a result, workers could get that was due them and them from their rightful wages. The constitutional guarantee of the right against the exploitation ensured justice to these workers. यह संभव क्यों हो पाया? क्योंकि संविधान में इनको अधिकारों के रूप में, बल्कि मौलिक अधिकारों के रूप में इनको स्पष्ट रूप से स्थान दिया गया था। उसी के आधार पर कोर्ट गए और वहां से इनको ये राहत मिली। क्या क्या जा रहा है? बिल ऑफ राइट। यानी अब बात होगी कि अधिकारों का जन्म कहां से हुआ, अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों का जन्म क्या होता है। तो यहां पर जो एनसीईआरटी क्या कह रही है, बोथ दीज एग्जाम्पल शो द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग राइट्स एंड ऑफ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट। दोनों बातें यहां पर हो रही हैं। पहली बात तो अधिकार होना जरूरी है, दूसरी बात यह है कि अधिकारों का होने के साथ साथ उनका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। ये दोनों
बातें यहाँ पर की जा रही हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज reconcile these rights. Therefore, it is the often practice in the most democratic countries to list the right of citizen in the constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called Bill of Rights. तो क्या कहने का, देखिए यहाँ दो बातें। कोई भी लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, सबसे पहले कोई कंफ्यूजन ये नहीं रखना है। लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का मतलब ही हमें इनके नामों से मतलब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इनके सिर्फ नाम से हम लोगों को कि कहने की क्या कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा के लिए ही, भाई प्रजा ही मेन होती है। शासक का मतलब वो भी प्रजा के ही लोगों के बीच से जाते हैं, लोगों ने ही उनको अपना प्रतिनिधित्व बनाकर केवल भेज दिया है कि हाँ आप हमारी जगह जाकर हमारे प्रतिनिधित्व करो। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो कुछ लोगों को अधिकार दे दिया जाता है ताकि पूरे देश का शासन और संचालन सुव्यवस्थित रूप में एक वेल मैनर उसमें चलता रहे। तो वही कहने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र है अगर, तो वहां पर कुछ बुनियादी जो अधिकार होते हैं लोगों को जीवन जीने के लिए, उनको लिखित रूप में एक कागज में अगर उतार दिया जाता है तो वही बिल ऑफ राइट उनको कहा जाता है। बिल ऑफ राइट अधिकार। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या कही गई है कि ये भारत के अलावा जितने भी देखिए देश सूचीबद्ध कर दिया जाता है, अधिकतर लोकतांत्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि अधिकार संविधान सिर्फ भारत में ही हैं, जबकि किस मोस्टली अधिकांश यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है अधिकांश प्रजातांत्रिक जो देश हैं, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, वहां पर अधिकारों को, वहां संविधान में अधिकारों का स्पेसिफिक रूप में उल्लेख है, उन्हीं को बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ये यहाँ पर है, अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट इन द राइट of individual and ensure the remedy in the case of their violation of these rights। यानी कि ये क्या कहा जा रहा है, अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उल्लंघन होने पर उनका उपचार करता है। और भारतीय संविधान इसी का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसी में हम लोग आगे देख रहे हैं, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। नागरिकों को अधिकारों को किस अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा, देखिए या किससे खतरा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट, किससे संरक्षित करता है। फिर अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति से, निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा अप्रोच यहाँ पर निकल आएगी। फ्रॉम हुम डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट राइट द इंडिविजुअल, द राइट ऑफ पर्सन मे बी थ्रेटेन्ड बाय अनदर पर्सन or private organization. In such a situation the individual would need the protection of government। यानी अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हम लोगों को बात देखनी है, किसी व्यक्ति का अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, यानी उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, वो या तो कोई व्यक्ति कर सकता है या कोई संस्था कर सकती है, निजी संस्था कर सकती है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, सरकार का यह दायित्व है कि सरकार उसके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। यही यहां पर कहा जा रहा है, इन सच अ सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द इंडिविजुअल। सरकार बाध्य है, सरकार की ये मजबूरी है कि वह इस व्यक्ति की इनसे रक्षा करेगा। यह कार्य सरकार का है और सरकार इसके लिए बाध्य है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। फिर क्या कहा जा रहा है, ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था कि सरकार जो अंग जो पढ़ा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी और इवन द जुडिशरी, इन कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग में वायलेट द राइट्स ऑफ द पर्सन। यानी कि ये तो इस व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ शोषण, भेदभाव, अन्याय कोई व्यक्ति भी कर सकता है, संस्था भी कर सकती है, अगर इसका
संभव है कि यही कार्य सरकार के द्वारा किया जाए, सरकार उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, सरकार उसके राइट को वायलेट करने की कोशिश करे, उसके साथ अन्याय करने का कोशिश करे, शोषण करने का कोशिश करे, भेदभाव करने की कोशिश करे। यह भी संभव है कि सरकार का कोई अंग, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, विधायिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो यानी कार्यपालिका हो, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी ऐसा कर सकती है। तो ये सारी चीजें संभव हैं। अगर ये करते हैं तो अलग प्रावधान है, यहाँ नहीं दिया गया है, उसको हम लोग समझ सकते हैं। उसमें क्या मैटर होता है, ये तो है कि सरकार रक्षा करेगी। अगर सरकार करती है तो ये 3 अंग इसीलिए दिए जाते हैं। सरकार के जो 3 अंग दिए गए हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी। तो अगर इन दोनों के द्वारा अधिकारों का हनन होगा, अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। और चूंकि न्यायपालिका क्या इसीलिए कहते हैं शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम लोगों ने देखा था, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था शक्ति का पृथक्करण, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्यों किया गया था? इन तीनों में बैलेंस बनाने के लिए। और बैलेंस क्यों? ताकि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित बना रहे, जीवित बना रहे। लोगों के हित में ही ये सारे काम किए जा रहे हैं, लोगों के समाज के लिए काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्तियों से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। कोई व्यक्ति विशेष का कोई यहाँ पर विशेषाधिकार नहीं होता है, उसकी कोई मनमानी, कोई स्वेच्छाचारिता, ऑटोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए शासन को 3 अंगों में बांटा गया। तीनों का सिर्फ एक काम होता है कि इनमें संतुलन बना रहे, यही उद्देश्य होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और ये क्यों किया जाता है, अभी जो हम लोगों ने चर्चा की, अगर व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, वायलेशन होता है राइट्स का, तो क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये सरकार होता है, कार्यपालिका नॉर्मली तौर पर सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, ये तीनों अगर ये सरकार रोक पा रही है, और अगर सरकार क्या कर रहा है, सरकार ही शोषण करने लगे, भेदभाव करने लगे, तो इसी के संतुलन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा जाता है कि अगर इनके द्वारा कुछ गड़बड़ किया जाता है, कोई गलत कार्य किया जाता है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। और इसीलिए संविधान में आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है, क्योंकि अगर ये काम किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं तो आप सीधे अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जा सकते हैं। ये सब इसी से संबंधित है, ये सब राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट हैं। सीधे न्यायपालिका का रुख किया जा सकता है अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है। ये क्यों किया गया था? अलग तीनों में संतुलन बनाने के लिए। सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करता है, कोई निजी संस्था शोषण करती है, और अगर सरकार ही ऐसा करने लगे, तो फिर न्यायपालिका के पास जाएंगे। न्यायपालिका अगर करती है कुछ गड़बड़, तो फिर हमने देखा था विधायिका के पास शक्ति होती है, क्या? संवैधानिक संशोधन होता है, प्रपोजल होता है, ये सारे प्रावधान सब कुछ दिया होता है। अगर ये भी कुछ गड़बड़ करता है तो ये इसके पास, हमारी संसद के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं, वो उसको रोकने का काम करेगा। चेक एंड बैलेंस यही होता है, यही जो अधिकारों का है, मौलिक अधिकारों का है, कॉन्सेप्ट होता है, पूरा यहीं से आता है। तो इसी में आगे हम लोगों को क्या देखना है कि संविधान के किससे संरक्षित करता है, और यह सरकार के द्वारा भी हो सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में अब हम लोगों को देखना है। आई गेट इट, द बिल ऑफ राइट इज लाइक अ वारंटी कार्ड। देखिए, ये क्वेश्चन सीधे सीधे रखा जा सकता है, क्वेश्चन रखा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी को सिर्फ हल्के में नहीं लेना है, हंस बोल के सिर्फ नहीं ले, बहुत गंभीर बातें इसमें मजाक के तौर पे भी जो दिया रहता है, वो भी बहुत गंभीर चीजें दी होती हैं। अब जैसे इसमें क्या दिया गया है, आई गेट इट बिलीव, इसमें मैं समझ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है ना।
I get it. The Bill of Rights like a warranty card that we get purchase a TV or fan. अगर यही प्रश्न उठा के रख दिया जाता क्वेश्चन कि क्या मौलिक अधिकार जो होते हैं वो क्या रहते हैं, क्या मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स हैं या अधिकार जो होते हैं क्या हमारे वारंटी कार्ड की तरीके होते हैं। अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, आपके सोचने के लिए छोड़ दिया गया है, आपकी तर्क क्षमता के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इस पर क्या सोच सकते हैं, वो आप सोचिएगा। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैज रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट। बहुत बड़ी बातें यहां से सीखने को हम लोगों को मिलेंगी कि अधिकार आखिर होता क्या है, अधिकारों की जरूरत क्या होती है, संविधान की जरूरत क्यों होती है, सारी चीज एकदम क्लियर एनसीईआरटी खुद ये पढ़ाने का काम कर रहा है, खुद बताने का काम कर रहा है। During our freedom struggle, the leaders of freedom movement has realized the importance of rights and demanded that the British rulers should respect। एक एक शब्द यहां से पूरा सिद्धांत, पूरे प्रिंसिपल्स बनाए जा सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर शुड रिस्पेक्ट राइट ऑफ द पीपल। बहुत बड़ी बात यहां पर कहने की कोशिश की गई है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और अंग्रेज शासकों को जनता के, और क्या कहा था, मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, यहां से कहानियां क्यों निकलती हैं, बहुत सारे सिद्धांत क्यों बनते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता कि नहीं, संविधान दे दिया गया, केवल वंचित वर्ग के लोगों के लिए संविधान उपलब्ध कराया गया है, स्पेशल प्रावधान किया गया है, गरीबों के लिए केवल प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए केवल प्रावधान किया गया, उनको केवल लाभ पहुंचाना गया। यहीं से एक जो सीढ़ियां होती हैं चरणबद्ध तरीके से, स्टेयर्स के रूप में, सब कुछ यहीं से सीखा जा सकता है। आजादी के समय ही जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने महसूस किया, राइट्स के अधिकारों को उन्होंने अनुभूति की और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनको हमारे अधिकारों, कुल मिला के मानवों का, हमारे मतलब हम भारतीयों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यानी वो सम्मान नहीं करते थे, वह उनका अपमान करते थे, उनके साथ अन्याय करते थे, उनके साथ शोषण करते थे। तो सीखने वाली बात क्या है, आज भी हम लोग देखते हैं जो वर्ग विभेद है, एक वर्ग के लिए दूसरे वर्ग का जो संघर्ष हम लोग देखते हैं, वो यहीं से सीखने की कोशिश की जाएगी। यही बात उनके ऊपर लागू होती है। मान के चलिए ब्रिटिश काल में ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये इंडियंस थे, हमारे भारतीय थे, ये इनके ऊपर जो शोषण का कार्य करते थे, भेदभाव का कार्य करते थे, हम उनके लिए कह रहे हैं तभी से अधिकारों का जो मांग हो रही है, अधिकारों का महत्व है तभी से, क्योंकि सम्मान पूर्वक एक डिग्निटी वाली लाइफ है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ, जो लाइफ है, राइट्स हैं, फ्रीडम है, सब कुछ है, राइट टू इक्वालिटी है, वही कहा जा रहा है। तो द मोतीलाल नेहरू यहां समझने की जरूरत। और आज क्या है, जब हम इनके लिए कहते थे अन्याय करते हैं, वही आज वर्गों में हैं कुछ विशेष वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, वह दूसरे लोगों को शोषण करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को जो निम्नतर या कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। तो यही बात उनके ऊपर, पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्टिकल फॉर्म में था, अब ये जो भेदभाव है, अधिकारों का हनन शोषण, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, क्षैतिज अवस्था में है। यानी अब क्या है, वर्गों में बटे हुए लोग, एक जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति, फिर ये महिलाएं हैं, फिर बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं। पहले वर्टिकल रूप में हम लोगों ने मांग की थी, अब हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रूप में है। ये जातियों में एक दूसरे के प्रति यही आक्षेप लगते हैं, यही भेदभाव के आरोप लगते हैं, इन्हीं में संघर्ष होता रहता है। तो इसी में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकारों की जरूरत होती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए, इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ये महत्व है इस चैप्टर का और इस एनसीईआरटी की बुक में जो एकदम स्पष्ट रूप में दिया गया है। तो यही बात हम लोग क्या सीखे यहाँ से, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर शुड रिस्पेक्ट राइट ऑफ द पीपल। द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट एज फॉर बैक एज 1928।
1928 में इसको मोतीलाल नेहरू कमेटी को केवल नेहरू कमेटी के नाम से भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेहरू कमेटी कब गठित की गई थी? 1928 में। और इस कमेटी में इन्होंने क्या किया था, एक लेख जो तैयार किया था, उसी में उन्होंने इन अधिकारों की भी मांग की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऑप्शन के रूप में रख दिया जाता है। वही बात यहाँ कही जा रही है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र करके मांग उठाई थी और क्या कहा था, इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट when India became independent and the constitution was being prepared, there were no, यानी तभी से वो भूमिका तैयार हो गई थी कि भारत जब आजाद होगा, देयर वर नो टू ऑप्शन ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट। मतलब दो विकल्प नहीं हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई भिन्नता, कोई सोच विचार, कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, यानी नो टू ऑप्शंस, यही इसमें कहने की कोशिश की गई है कि नो टू ऑप्शंस, दो मत हो ही नहीं सकते थे, नो टू ऑप्शन। यानी हर हाल में ये सोचा गया था, जब नेहरू कमेटी बैठाई गई थी 1928 में, उसी में प्रावधान कर दिया गया था, ये इन लोगों ने तय करके रखा था, जब भी देश आजाद होगा हम अपने लोगों को यह अधिकार देंगे, कोई उसमें दो राय नहीं, कोई दो ऑप्शन नहीं है। ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, the constitution listed the right that would be specially protected and called them fundamental right। यहां से एक अलग ही इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये नॉर्मल अधिकारों में क्या अंतर होता है। The word fundamental suggests that these rights are so important the constitution has separately listed them and made special provision for their protection। क्या कहा जा रहा है, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार स्वयं में इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान में इनको अलग से लिस्टेड किया गया है और संविधान में इसको विशेष स्थान दिया गया है। और इसमें क्या गया, संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देना था, उन्हें मौलिक अधिकारों को, यानी जो अधिकार जीवन के लिए बहुत, देखिए दो रूपों में यहाँ ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, ये दो बातें होती हैं, दोनों बातें सही हैं। पहली बात जो एनसीईआरटी में यहाँ लिखी गई है कि चूंकि ये खुद इतने महत्वपूर्ण है कि उनको संविधान में विशेष स्थान स्वयं संविधान में एक जगह दिया, जो हमने भी कहा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसलिए इनमें क्या है, इनको फंडामेंटल राइट कहा गया है, इनका प्रोटेक्शन, इनका संरक्षण खुद संविधान करता है, इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और ये आर्टिकल भी अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल 32, ये खुद फंडामेंटल राइट बनाया गया, इतनी महत्ता दी गई है फंडामेंटल राइट्स को, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार। दूसरा, इनको मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक जीवन है, दूसरा संविधान में उल्लिखित होने के कारण, दोनों अपने आप में ये महत्वपूर्ण है कि इनको क्यों मौलिक अधिकार, मौलिक शब्द जो है फंडामेंटल क्यों कहा गया है। इसीलिए पहला कि स्वयं संविधान ने अपने एक विशेष स्थान दिया है, स्वयं संरक्षित कर रहा है, इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षित रूप में है। दूसरा, ये जीवन के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे फंडामेंटल राइट में रखा क्या क्या गया है, इसमें है समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म के प्रति जो हम लोगों ने देखे धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये सारे जो एस्पेक्ट लिए गए हैं, यह क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट कहने का क्या कारण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति को भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से, मेंटल यानी मानसिक रूप से, मोरल नैतिक रूप से, जो उसके विकास के लिए, किसी बच्चे के लिए, बालक के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, यानी वो अधिकार हैं, वो अधिकार जो किसी बच्चे को, किसी मनुष्य को वो परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं, वो अवसर प्रदान करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, जिनके होने से उस बच्चे का, उस बालक का या उस मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है, भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, नैतिक रूप में, यानी फिजिकल रूप में, मेंटल रूप में और मोरल रूप में। कहने क्या मतलब है, सब यही से आएगा। जीने का अधिकार मतलब है बच्चा है, बालक है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो सबसे पहले जीने का ही अधिकार है। मध्यकाल में हम लोग क्या देखते थे, बहुत से ऐसे जो टाइम पीरियड हैं जिनमें बच्चियों को, जो बच्चियों का जन्म होता, उनको जन्म लेते समय ही नदी में बहा दिया जाता था,
कई जगह कन्या शिशु हत्या जो होती थी वो हम लोग सुनने को मिलते हैं, तो वो ना हो, यानी सबसे पहले जीने का अधिकार। दूसरा, किसी व्यक्ति को राजाओं के शासन में क्या होता था, अगर कोई बात हो गई, ठीक है इसको ले आओ, इसका सर कलम कर दो, इसको मृत्यु दंड दे दो, यानी और वो भी कारण भी पता नहीं है कि उसने दोष सिद्ध है भी कि नहीं हो, वो इच्छा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जीने का अधिकार हो गया। अब ये क्या है, जीने का अधिकार। फिर भौतिक का मतलब है उसको पूरा अच्छा स्वास्थ्य उसको मिलना चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए ताकि वो विकसित हो सके, बड़ा हो सके, शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, ये सारे अधिकार है। उसको धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो विकसित हो सके, शिक्षा मिले, उसकी मेंटल जो सोच है वो विकसित हो सके, उसके अंदर तर्क विवेक विकसित हो सके। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है ये तय करते हैं कि यह जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए भी उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव में इनको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। The word fundamental suggests that these rights are so important the Constitution is separately listed them, made special provision for their protection. The fundamental rights are so important that Constitution itself ensure that they are not violated by, सरकार के द्वारा भी उनमें उल्लंघन नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फंडामेंटल राइट का मतलब यही है कि विशेष स्थान इसीलिए दिया गया है कि सरकार भी इनका उल्लंघन, नॉर्मल अधिकार है उनका, कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब यही कि स्वयं सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, ये होते हैं फंडामेंटल राइट। और एक सबसे अच्छी बात हमें क्या देखने को मिलेगी, जो मेंस में आप लोगों को जो सीखने को मिलेगी, बहुत बेहतरीन चीज जो यहाँ पर दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है, बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के साथ साथ दुनिया में बहुत सारे जो देश हैं, लगभग सभी जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, वहां संविधान में अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। और बहुत देशों में तो भारत से भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं, भारत से भी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। भारत में बहुत लोगों को ये लगता है कि अधिकार बहुत ज्यादा दिए गए हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल दिया गया है कि द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996 है। इट क्रिएशन द प्रोमलगेशन टुक प्लेस एट द टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका स्टिल फेस द थ्रेट ऑफ द सिविल वॉर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अपार्थाइड गवर्नमेंट। द साउथ, अपार्थाइड गवर्नमेंट का मतलब होता है वहां इससे पहले एक रंग भेदी जो सरकार मानी जाती थी, जो ब्लैक में और वाइट में बहुत भेदभाव करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी गोरे और काले लोगों में। तो वह जो नीति थी सरकार की कि वो जानबूझकर मतलब वैधानिक रूप से भेदभाव करती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, स्वतंत्र रूप में, वैधानिक रूप में इस नीति को अपनाई हुई थी। उसी को अपार्थाइड नीति कहा जाता था, अलग रखा गया था उनको शासन से, प्रशासन से, हर जगह से लगभग। उसी के बारे में द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट बिल ऑफ राइट इज द cornerstone of the democracy in South Africa. It forbids discrimination on the ground of the race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin है, color है, age है, disability, religion, conscious belief, culture, language and birth. It grants perhaps the most extensive range of right to the citizen special constitution. मतलब हमारे यहाँ संविधान में हम लोगों ने क्या देखेंगे कि इन्होंने हमसे भी ज्यादा व्यापक अधिकार रूप में दे दिया। क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट रूप में ये देखिए, यहाँ पर नस्ल के, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति, समाज, रंग, रूप है, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव करना वंचित है। कहने का मतलब क्या है, सीखना क्या है यहाँ से कि हम लोग भारत के ही बारे में कहते हैं, जबकि भारत से भी व्यापक रूप से ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी पिछले बारी जो मेंस में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वह यह आया था कि भारत से फ्रांसीसी जो संविधान है वह क्या सीख सकता है। मेंस में हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है कि विभिन्न देशों से भारतीय संविधान का तुलनात्मक जो अध्ययन होता है, कंपैरेटिव जो स्थिति है उसको रखा गया है। तो उसी के रूप में बहुत अच्छा यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है कि जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या वास्तव में हम लोग क्या कहेंगे
कि क्या अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान हम लोग देखेंगे, क्या उसके द्वारा दिए गए अधिकार वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों के से व्यापक स्वरूप वाले प्रतीत होते हैं? स्पष्ट रूप में ये क्वेश्चन रखा जा सकता है। और यहां में दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं रखना है। हमें अगर मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो यहीं से ये जोड़ेंगे कि दिखने के साथ, लिखने के साथ वास्तविक रूप में धरातल पर प्रैक्टिकल फॉर्म में उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना है, उनका अनुपालन कितना, और ये सारे एस्पेक्ट उसी में आ जाएंगे मेंस के आंसर राइटिंग में। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमसे भी ज्यादा आधारों पर वहां पर उनको व्यापक जो अधिकार दिए गए हैं वो यहाँ पर एकदम उल्लिखित है, एकदम साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोगों को आगे इसी में क्या देखना है कि फंडामेंटल राइट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स अवेलेबल टू अस व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी। बहुत बेहतरीन टॉपिक आ रहा है यहाँ से निकल के। और इस बार 2025 यूपीएससी 2025 में एक क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे यहाँ से भी लिंक किया हुआ है वो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, while ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law, fundamental rights are the protected and guaranteed by the constitution of country. Ordinary right may be changed by legislature. ये क्वेश्चन था जो अभी 2025 में हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्या क्वेश्चन था, ऑर्डिनरी rights may be changed by the legislature by ordinary process of lawmaking, but fundamental right may only be changed by, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके आ रहे हैं। क्या, साधारण अधिकार दो प्रकार के होते हैं, हम सभी लोग देख चुके हैं। एक होता है हमारा साधारण अधिकार, सामान्य जो राइट्स होते हैं वो, दूसरे फंडामेंटल राइट हैं। तो जो नॉर्मल हम लोगों के राइट्स हैं वो क्या हैं, वो नॉर्मल तौर पर लागू होते हैं और उनमें परिवर्तन, उनमें चेंजेस जो हैं वो साधारण कानूनों की तरह परिवर्तन उसमें हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर उनमें परिवर्तन करना है सामान्य बहुमत से हो जाएगा। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करना है, उनमें कोई चेंज करना है, तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन जो दिया हुआ है उसका उपयोग करके उनमें संशोधन करना पड़ेगा। मेन यहीं से हम लोग जो सीखने की कोशिश करेंगे, दो क्वेश्चन अपने आप से यहां से निकल कर आ रहे हैं। जो हम 2025 में प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं वो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। उसमें था फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट क्या अध्यादेश के द्वारा उनमें कटौती की जा सकती है, उनमें कमी की जा सकती है। बहुत बड़ा, जिनका भी बहुत डीप में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ा होगा, वो यहां से भी उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय हमारे अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के सदस्य संसद के सदन जब संचालन में ना हो, तब किसी कानून की अगर आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश के द्वारा वह कानून बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि क्या अध्यादेश द्वारा फंडामेंटल राइट में कटौती की जा सकती है, उनमें कमी की जाए, यहीं से आंसर निकलेगा। जो लोग ये जानते हैं कि अध्यादेश जो होते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, अध्यादेश होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल की तरीके होते हैं, एक प्रकार से साधारण कानूनों की तरह कार्य करते हैं। जबकि सीधे सीधे यहां पर क्या दिया एनसीईआरटी में, अगर फंडामेंटल राइट में हमें संशोधन करना है, उनमें चेंजेस करना है, तो हमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। अध्यादेश जो है जिसके तहत अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं वो एक साधारण कानून की तरह काम करता है। इसका मतलब है उसका विकल्प था नो, सबसे अच्छा आंसर। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत होती है, विश्लेषण क्षमता की जरूरत होती है। क्वेश्चन ऐसे ही निकाले जाते हैं, ऐसे ही यूपीएससी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहां से दो बातें निकल के, एक तो ये क्वेश्चन आ गया निकल के अध्यादेश वाला, और दूसरा क्या है, एक बात यहां दिख रही है कि फंडामेंटल हमने देखा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार बहुत सुरक्षित किए गए हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट इतना सुरक्षा दिया गया कि इनके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसके बावजूद ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी मनमाने नहीं हो सकते हैं, इनमें भी
सरकार जरूरत पड़ने पर उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें चेंजेस किया जा। पहला क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल राइट चेंज किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन साधारण कानूनों के तहत, मतलब उसको नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यानी पहला आंसर किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वही बात है, ये चीजें बहुत डिटेल में जो पढ़ने वाली होती है, सब कुछ यहीं से निकल कर आता है, ये बात हम लोग देख रहे हैं। इसी में आगे हम लोगों को क्या देखना है? प्रोटेक्टेड इन्फोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड, ऑर्डिनरी में बी चेंज्ड, ordinary right may be changed by the legislature by ordinary process of law making, but fundamental right may only be changed by the amending the constitution itself. Besides this, no organ of government can act in the manner that violates them, as well as shall study below in this chapter. Judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights from the violation. यही चीजें दी हुई हैं कि in manner that violate them shall judiciary shall power, अगर इनका उल्लंघन होता है, जो वही हम लोग न्यायपालिका का उसको अधिकारों को ये ह्यूमन राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार है, इनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? वो हम लोग किसका देख रहे हैं? सीधे सीधे है न्यायपालिका के ऊपर है। इसके अलावा सरकार का कोई अंग इनके विरुद्ध का नहीं, यानी कि ना तो विधायिका लेजिस्लेचर और ना हम लोग देखेंगे कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, ये दोनों ही किसी भी रूप में इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है न्यायपालिका की है, यानी कि जुडिशियल सिस्टम की है। और इसी के अंतर्गत अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम लोगों ने चर्चा की थी। और यही है कि हम लोग क्या देखना कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में देखिए क्या क्या है। एक बार इसको सरसरी निगाह से केवल देख लेते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ अधिकारों के रूप में गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सुरक्षा, बाल अधिकार, बुनियादी शिक्षा, धार्मिक सूचना प्राप्त, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, right to health care, food and social security, children's right to basic and education है, right to cultural, religious, linguistic communities। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ के उसमें है, ये हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका के संविधान में उनको शामिल किया गया है। अब आगे क्या है? गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय जुडिशरी। हम लोगों को क्या देखना है कि executive as well as legislature actions can be declared illegal by judiciary if these violate the fundamental right or restrict them in the unreasonable manner. However, fundamental rights are not absolute or unlimited rights. Government can put reasonable restriction on the exercise of fundamental। यहाँ से भी एक एक लाइन का महत्व शुरू हो जाता है। यानी हम लोगों ने जो देखा, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, इसको डिक्लेयर्ड इलीगल, अगर इलीगल करती है, क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव एज वेल एज, मतलब इनके कार्यों को न्यायपालिका क्या करेगी? गैर कानूनी, इलीगल घोषित कर सकती है न्यायपालिका इफ दे आर, ये जो वायलेट करता है, ये फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका इनके कार्यों को भी, यानी कार्यपालिका के कार्यों को, विधायिका यानी हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा दिए गए आदेश हैं, कानून हैं, नियम हैं, कुछ भी हैं, उन सभी को गैर कानूनी घोषित कर सकता है, यानी निरस्त कर सकता है। कौन? न्यायपालिका, अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि निरंकुश नहीं है, असीमित नहीं है। और इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हम लोगों ने देखा था, असीमित नहीं है, इसका मतलब है इन पर प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था का अगर कोई बात है तो लगाए जा सकते हैं, जनता के अगर व्यापक रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो हितों की बात होगी तो लगाए जा सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों ने कोविड-19 के समय देखा था कि स्वतंत्रता, कोविड-19 के समय हम लोगों ने क्या देखा? नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में व्यक्तियों को
घूमने की स्वतंत्रता होती है, घूमने फिरने की, घर से बाहर निकलने की, मंदिर मस्जिद जाने की स्वतंत्रता होती है, बाहर खाने पीने की स्वतंत्र, लेकिन सबको लगभग प्रतिबंधित किया गया था। क्यों? इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत। और सभी लोग, किसी ने विरोध नहीं किया कि नहीं, हमें तो संविधान ने अधिकार दिया गया है बाहर घूमने का। और सरकार जब भी लगती है राष्ट्रीय हित में, लोक हित में, स्वास्थ्य के रूप में, शांति व्यवस्था के रूप में, तो सरकार इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यही इसी का अर्थ होता है कि असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, यह इसका मतलब है। अब चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ देखिए कई बातें हैं जो आप लोगों को खुद करनी। कंपेयर द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद बिल ऑफ राइट इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मेक अ लिस्ट ऑफ राइट देयर कॉमन टू बोथ कॉन्स्टिट्यूशन। जो दोनों में संविधान है, इससे आप लोगों को क्या हुआ, अगर करते हैं तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक कि भारत में क्या क्या हो सकता है। मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी रख दे। फिर अवेलेबल इन साउथ अफ्रीका बट नॉट इन इंडिया। जो वहां के, हमने कहा कि वहां और ज्यादा व्यापक अधिकार दिए गए, तो लिस्टेड हम लोगों को करना है कि कौन से वे अधिकार हैं जो साउथ अफ्रीका ने अपने संविधान में दिया है लेकिन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप में वहां पर लिखित रूप में नहीं है। क्लियरली ग्रांटेड इन द साउथ अफ्रीका बट इम्प्लिसिट, वही बात यहां पर कही जा रही है। तो इन पे हम लोग एक नजर कम से कम देख सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है राइट टू इक्वेलिटी, यानी समानता का अधिकार, समता का अधिकार हम लोगों को देखना है। कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन, वही बात हम लोगों ने जो कही, बहुत हम लोगों को अच्छी तरीके से ये देखना है कि यहाँ उदाहरण देके एनसीईआरटी समझाता है, कुछ भी अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती है। सब कुछ एनसीईआरटी खुद इतने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। सिर्फ हमारा काम रहता है कि शब्दों को व्याख्या करना, शब्दों को उनका अर्थ बताना, बाकी सब यहाँ पर दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, दीज आर इमेजिनरी सिचुएशन बट सिमिलर थिंग टू हैपन एंड कैन हैपन, डू यू थिंक दे इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी क्या कहा जा रहा है, निम्न दो स्थितियों पर विचार करें, और एक एक शब्द देखिए कितना बेहतरीन यहाँ यूज करता है। ये काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। यानी ये सब समाज की वास्तविक स्थितियां हैं, समाज की वास्तविक, दीज आर इमेजिनरी सिचुएशन बट सिमिलर थिंग डू हैपन, जो समाज में होती। इमेजिनरी क्यों कहा गया है? आज जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ केस में नाम खोलना उचित नहीं होता, न्यायपालिका जो फैसले देती है या पुलिस जो कार्य करती है, कई लोग तो व्यक्तियों के नाम नहीं खोले जाते हैं, उनके नाम काल्पनिक दे दिए जाते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी ना भंग हो। वही काम यहाँ किया गया है कि कहानी को काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है लेकिन वो होती वास्तविकता है हमारे समाज की। यह बहुत बड़ी बात जो है सीखने वाली है। इसके माध्यम से क्या बोला जा रहा है कि इन पर आप कल्पना करेंगे, क्या आपको लगता है कि उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज, ही इज अकम्पनीड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड, they decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. As a shopkeeper knew Swadesh Kumar but asked the name of his friend to know his caste. After this, the shopkeeper served tea to Swadesh Kumar in a nice mug while his friend was given tea in the earthen cup because he was Dalit. An order is served of four new, देखिए एक एग्जाम्पल ये कहा गया है कि स्वदेश कुमार एक व्यक्ति हैं, वह घूमने जाते हैं एक होटल में, उनके साथ एक मित्र होते हैं। तो जब जिस होटल में वो चाय पीने के लिए जाते हैं, वह होटल वाला स्वदेश कुमार को तो जानता है लेकिन उनके मित्र को नहीं जानता था। तो वह उनके मित्र की जाति पूछता है और जब उनकी जाति जान जाता है तो वह क्या करता है कि स्वदेश कुमार को तो एक अच्छे से कप में चाय देता है और उनके मित्र को एक मिट्टी के अलग से कप में चाय देता है क्योंकि वह दलित था। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या कहने की कोशिश की, एन ऑर्डर इज सर्व फॉर फोर न्यूज रीडर ऑफ द टेलीविजन चैनल that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reason given is that they are above the age of 45. Two male news readers above the same age are not barred from the present. Most important, बहुत बड़े सिद्धांत यहाँ पर दिए गए, निकल कर आते हैं। वो समाज के लिए और किस लिए अधिकारों की जरूरत होती है, किस लिए
जागरूकता की जरूरत होती है, किस लिए संविधान की जरूरत होती है। यहाँ पर एक जो पहला वाला उदाहरण दिया गया है वो दलित के लिए दिया गया है। दूसरा उदाहरण यानी क्या चीज है, इसीलिए कहा जा रहा है इन्हीं के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता क्यों किया गया। दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा उदाहरण महिलाओं के लिए दिया गया है। क्या कहा गया है, और ये निश्चित रूप से ये किसी न्यूज चैनल की बात हो रही है कि वहां क्या किया गया कि 4 महिलाओं को न्यूज चैनल पर न्यूज पढ़ने के लिए रोक दिया गया, यानी उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन महिलाओं की एज, कारण क्या बताया गया, क्योंकि उनकी एज 45 साल से ज्यादा हो चुकी थी, मतलब 45 साल हो चुकी थी। जबकि उसी कार्यालय में जो पुरुष थे, 2 पुरुष कार्य कर रहे थे, यद्यपि उनकी एज भी, उनकी आयु भी 45 वर्ष ही थी। यानी ये महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव है उसका मामला यहाँ पर रखा गया है। तो यही बातें समझने की जरूरत है कि क्यों अधिकारों की जरूरत है, क्यों अधिकारों के अनुपालन की, उनके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, राइट्स की, किस लिए संविधान की जरूरत होती है, वही हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं 2 उदाहरणों के माध्यम से देखिए आगे क्या समझाने, इन्हीं के बारे में कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या इनके राइट्स का उल्लंघन किया गया है। राइट्स किस लिए होता है, वही हम लोगों ने कहा, डिग्निटी, समाज में समानता जो है, हम लोग इसीलिए कहा जा रहा अभी समानता का अधिकार ही ये चल रहा है, और ये उन मतलब पुरुष और महिलाओं में समानता में भेदभाव का ये उदाहरण है या नहीं है, ये आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्वदेश कुमार में क्या ये मानव मानव के बीच में समानता का उल्लंघन है या नहीं है, इसीलिए ये दोनों उदाहरण के रूप में रखा गया है। भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में कौन कौन से राइट रखे गए हैं। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या रखा गया है, हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि समता के अधिकार में इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, कानून का समान संरक्षण है, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, वहां कितने ढेर सारे, हमारे यहाँ कितने हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन भी रख दिया जाता है। हम लोग क्या देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है, धर्म के, नस्ल के यानी मूल वंश के, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल्स, वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, यानी कि सारे दुकानों, होटल, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों आदि प्रवेश की समानता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इक्वालिटी, समानता, समता का अवसर कहां पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जो नौकरियां आपकी होती हैं, वही कहा गया है कि रोजगार में अवसर की समानता। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का उन्मूलन। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल जो उपाधियां हैं उनका उन्मूलन किया गया है, उन पर रोक लगाई गई है कि इनको नहीं रखा है। तो ये सब क्यों किया गया है, क्योंकि ये सब हम लोग देखते हैं, ये एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आर्टिकल 14 से लेकर हम लोग देखते हैं 18 तक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, समता के अधिकार के रूप में आएगा। कानून के समक्ष समता, कानून का समान संरक्षण, आर्टिकल 14, और ये धर्म, मूल वंश, जाति, आर्टिकल 15, और ये हम लोग रोजगार में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16 है। ये सारी चीजें नोट भी कर सकते हैं। और छुआछूत, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, और ये आर्टिकल 18, इनमें हम लोग क्या किया जा रहा है, ये सारे जो आर्टिकल हैं ये स्पष्ट रूप में एक एक आर्टिकल, एक एक अनुच्छेद इनके लिए किया गया, बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। होटल, दुकान, कुएं, टैंक, तालाब वगैरह हैं, सड़कों पर किसी प्रकार का चलने पे, उनके उपयोग करने पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है, छुआछूत नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल आपका 23 और 24 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स,
एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव तस्करी को रोका गया यहाँ पर, और बेगार को, जो हम लोगों ने, यही वो आर्टिकल है जो हम लोगों ने अभी एशियन गेम्स वाले मजदूरों की जो स्थिति बेगार वाला जो देखा था, वह इसी के अंतर्गत आएगा कि आप किसी को भी बिना मजदूरी के या कम मजदूरी के, न्यूनतम तय मजदूरी से कम मजदूरी किसी से काम नहीं करा सकते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोका गया है, यानी मानव की तस्करी, यानी कि मनुष्य को वस्तुओं की तरीके खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। विशेष रूप से यहाँ महिलाओं के संरक्षण की बात की गई है, महिलाओं की सुरक्षा देने की बात की गई है। ये यहाँ पर है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को रोजगार में लगाने के लिए, खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए जो रोका गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ये संविधान में एक एक उल्लेख, इसी पे हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये हम लोग देखेंगे कितने कितने से है, 25 लेकर आर्टिकल 25, 26, 27, 28, यहां तक हम लोगों को दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, यानी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म पर चिंतन करने की, धर्म, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म पर टैक्स ना देने की स्वतंत्रता, और अपने जो धर्म है, फ्रीडम ऑफ अटेंड रिलीजियस है, वर्शिप इन द, मतलब किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह किसी पूजा पद्धति में जबरदस्ती किसी को बुलाया जाए, भले वह उसी को धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, उसी के धर्म को मानने वाले व्यक्ति को, उसी के धर्म के जो संरक्षक अपने आप को समझते हैं, वो जबरदस्ती उसकी उपस्थिति, जैसे कि पूजा प्रार्थना है या किसी भी प्रकार की जो पद्धतियां रहती हैं उसमें उपस्थित होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये चीजें हम लोगों को देखनी, ये सब हम लोग किसमें देख रहे हैं, अधिकारों के रूप में जो संविधान में उल्लिखित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था, प्रार्थना, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, मैनेजमेंट है, अभिवृद्धि के लिए टैक्स अदायगी है, तो ये सारे हम लोगों ने क्या देखा है, राइट्स के रूप में हैं जो भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, और मानव जीवन के लिए ये अनिवार्य है, केवल जरूरी नहीं। आगे हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या क्या आएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम, हम लोगों ने इसमें क्या देखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, यानी लोगों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का स्वतंत्रता है, फ्रॉम एसोसिएशन, उनको एसोसिएशन यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, देश में कहीं भी बस जाने की यानी वहां रहने की, घर बनाने की स्वतंत्रता है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी वृत्ति, व्यवसाय, यानी कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यापार, धंधा, वृत्ति, कुछ भी, सभी कुछ करने की स्वतंत्रता है। प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी पेशा चुनने की, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने का अधिकार, ये हम लोग किसमें देखेंगे, ये सब आर्टिकल हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 में आएंगे। ये इसके कई पार्ट होते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 ए में उसको जोड़ दिया गया, 21 का के रूप में अलग से उसको विस्तार दे दिया गया है। राइट टू लाइफ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है, यानी ये सारे हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 29 और आर्टिकल 29 और 30 में ये दिया गया है। ये आर्टिकल 19 है, यहाँ हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन एंड कन्वेक्शन है, 20 है, राइट टू लाइफ 21 है, ये दोनों। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, इतने सारे प्रावधान। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, ये किस में आएगा, ये कल्चरल राइट में आएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। राइट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसको संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये याद रखना है, क्योंकि इसी को, यही सभी फंडामेंटल राइट का आधार है। यानी किसी भी फंडामेंटल राइट का, किसी भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, उसका अतिक्रमण किया जाता है, तो उसके आधार पर, तो ये अनुच्छेद 32 आपको स्वतंत्रता देता है। यह आपको अधिकार देता है कि आप इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर किसी मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। और यह स्वयं फंडामेंटल राइट है, इसलिए कोई भी नहीं रोक सकता है। वही चीज है आर्टिकल 32, इसी को कहते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर ने यह शब्द दिया था, इसलिए इनका महत्व है। और ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है, एक में जाति का, दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव, वही जो हम लोगों ने महिलाओं के बारे में देखा, स्वदेश कुमार के उदाहरण के बारे में देखा। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट, सबसे मेन जो बात है हम लोग, राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विथ सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इट प्रोवाइड फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, wells, bathing घाट्स, places of worship. There cannot be discrimination in this access of God. यानी कि चाहे दुकानें हो, होटल हो, मनोरंजन के जो स्थान हैं, कुएं हैं, घाट हैं, तालाब है, पूजा के स्थान है, कहीं भी किसी भी आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आप जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के स्थान पर, जो हम लोगों ने पीछे देखा था, तो उनके किसी भी आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड ओनली रिलीजन, रेस का ये क्वेश्चन पर्टिकुलर रूप में प्रीलिम्स में स्पेशल रूप में क्वेश्चन रखे जाते हैं। किन आधारों पर, धर्म, ये आधार पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से किन आधार पर, कितने आधार हैं, 2, 3, 4, ये कम से कम रिवीजन इतनी बार हो जाएगा कि ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वही हम लोग देख रहे हैं, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधारों पर, इन क्षेत्रों पर जो पब्लिक प्लेस के जो स्थान हैं, उनमें इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर होता है तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, और उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि न्यायपालिका जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट, दोनों जाने के लिए वह स्वतंत्र है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में, पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर, और इनको शामिल क्यों किया गया, सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, यहां क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए ये बात अगर किसी निजी लेखक के, निजी व्यक्ति के पुस्तक में लिखी होती तो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। या स्वयं एनसीईआरटी एक सरकारी बेहतरीन जो पुस्तक है, उसमें स्वयं कहा गया है, दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। यानी ये बात एकदम, कोई इसमें कही सुनी बात नहीं है, ये एकदम हकीकत है, समाज की वास्तविक सच्चाई है कि पहले इस प्रकार का भेदभाव किया जाता रहा है। यह पुस्तक हमें स्पष्ट रूप में बता रही है। तो ये चीज हम लोगों को, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझना है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना, इन आधारों पर भेदभाव, ये क्वेश्चन सीधे यहीं से उठा कर आता है, और ये चीज बता रही है कि ये भेदभाव किए जाते रहे हैं, इसलिए यहां रखने की जरूरत है। ये मेंस के कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं कि किसी दूसरे को देखकर नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि वहां के संविधान में अधिकारों के रूप में, मौलिक अधिकारों में इनको शामिल किया गया था, कारण वो नहीं है, शामिल भले इनको किया, लेकिन क्यों, वास्तविकता ये थी कि हमारे समाज में पहले इस प्रकार के भेदभाव होते रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट हम लोगों को सीखना है। इसके आगे हम लोगों को क्या देखना है, फिर यही है कि छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बड़ा रूप है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। दिस हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है।
और यह है पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को इलीगल घोषित करता है स्पष्ट रूप में। वन ऑफ द क्रूडेस्ट, सबसे ज्यादा भद्दा रूप है, घृणित रूप है। दिस हैज बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी, द सेम राइट टू प्रोवाइड द कॉन्फर टू नो टाइटल, यानी कि उपाधियों को भी कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 है। ये आप लोगों को अपने आप पढ़ते पढ़ते सारी चीजें याद हो जाएंगी। जब आप 2 रिवीजन 4 रिवीजन करेंगे, इसके आगे अगर कुछ पढ़ना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इनमें आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, ये सब सीक्वेंस में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। और यहाँ टाइटल को रूप में, यानी कि उपाधियों कि उसी प्रकार उसी अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी सिवाय शिक्षा और सेना के, themselves इन मिलिट्री एंड एकेडमिक फील्ड के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। बस राइट टू इक्वालिटी क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि ये दोनों अधिकार समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। और ये उपाधियों का मतलब क्या है? जैसे पहले होता था राजा है, शहंशाह है, तो और अपने आप में जो उपाधियां लोग धारण करते थे, किसी के द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती, कोई युद्ध जीत के आया उसको प्रदान कर दी गई। तो इस तरीके की किसी का जो किसी को खुश कर दिया, टैक्स ज्यादा भेंट कर दिया, उपहार ज्यादा दे दिया, उपाधि दे दी गई उसको। तो इस प्रकार, और ये क्या था भाई, कोई उनकी योग्यता विद्वता के कारण वो नहीं दिया जाता था। किसी से कोई खुश हो गया, शासक खुश हो गया, उसको उपाधि दे दिया गया। तो उसमें क्या होता है, समाज के लोगों में भेदभाव पैदा होता है कि वह व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझकर समाज में घूमने लगता है। तो यह अन्य लोगों के साथ भेदभाव होता है, इसीलिए उपाधियों का आ, हटाया गया है उनको आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। बस राइट टू इक्वालिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेसी, वास्तविक प्रजातंत्र बनाने के लिए, वास्तविक लोकतंत्र बनाने के लिए, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा, गरिमा। सच्चे लोकतंत्र की जो पहचान यही होती है कि बाय इंश्योरिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस एमंग ऑल इट्स सिटीजन। हैव यू रीड द preamble of our constitution? Does how does it describe equality? You will find the, हम लोगों को क्या करना है, ये कहा जा रहा है कि प्रियम्बल में हमारी प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन उठा के वहीं से प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। वहीं से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 का 4 जो पैरा है वो क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर the reservation of appointment or post in favor of any backward classes of citizen which in the opinion of state is not adequately represented in the service under state। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या, रिजर्वेशन एक प्रकार से अगर देखा जाए, निगेटिव अगर धारणा के रूप में देखा जाए, ये भी एक प्रकार से भेदभाव होता है, क्योंकि कुछ लोगों को लाभ दिया जा रहा है, कुछ लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी भेदभाव है। इसीलिए अनुच्छेद 16 स्पष्ट रूप में कह रहा है कि किसी को आरक्षण देना, आरक्षण का मतलब है चाहे महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाए, चाहे ये क्या कहा जाए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, यानी आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान, कुछ विशेष स्कीम है, कुछ विशेष योजनाएं अगर लाई जाती हैं स्पेशल इन वर्ग के लोगों के लिए, चाहे पिछड़े हों और चाहे महिलाएं हों, तो इनके लिए यह समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके 16 में, क्योंकि 16 में क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार का रोजगार देते समय किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये लोग जाएंगे कोर्ट में, ये कहेंगे हम इनको लाभ दिया जा रहा है यानी हमारे साथ भेदभाव है। तो यह पहले ही संविधान में खुद स्पष्ट कर दिया गया कि इस प्रकार के स्पेशल प्रावधानों को समानता के आधार पर उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वही कहा गया है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों का आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये चीजें हम लोगों ने आज देखी हैं। इसके अलावा हम लोग अब इसमें कितना बाकी हुआ है,
इसके आगे हम लोग अब अगले सेशन में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज का सेशन ये एक धारणा, एक तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने में जो बेहतरीन जो एग्जाम्पल दिए हुए थे, इससे ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे समाज की वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है। और ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, कितने बेहतरीन उदाहरण, एक चरितार्थ जो करते हैं हमारे समाज की स्थिति को, कि अधिकार क्या है, क्यों जरूरी है, संविधान ने इनको संरक्षण क्यों दिया है, स्पेशल स्थान क्यों दिया है, इनकी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों न्यायपालिका को सौंपी गई है। बहुत स्पष्ट रूप में ये बातें समझ में आई होंगी। अगले सेशन में हम लोग फिर इसी पर चर्चा करेंगे।